हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग का जो हमारा पार्ट बचा हुआ था हम उसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी टॉपिक हम जब डिस्कस करेंगे हाइब्रिडेशन, आपने आपसे पहले वीबीटी, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग और जो उनके बॉन्डिंग के बारे में जो उनकी कंडक्टिविटी है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस कर ली होंगी। मानता हूँ कि प्रैक्टिस आपने कम की होगी क्वेश्चंस की और उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही होंगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कौन से टॉपिक आपके डाउट सेशन में चल रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम शेड्यूल रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है और आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अपने आप को थोड़ा सा अवेयर बनाने की कोशिश है कि जिसके बेस पे आप अपने आप को कंटेंट अपना डेवलप कर सकें और जैसे आप एक एक्चुअल नॉलेज आपके पास जो होनी चाहिए जो, ठीक है। तो अभी हम रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अब तक जो हमने बात की बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग के नेचर के बारे में, बॉन्डिंग की कंडक्टिविटी के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। फिर भी कोई लेक्चर आपका कोई पार्ट रहता है तो थोड़ा सा अपना एक्टिविटीज़ वाला जो आपका खेलने वाला पार्ट है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या कहती है? इट इज एक मैथमेटिकली फ्रैक्शन है इस कॉन्सेप्ट के अंदर है, मतलब कि ये जो चीजें होती हैं थोड़ा सा मैथ फॉर्म में आके मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल पोलर एटम मतलब एक साइक्लिक फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, आयन कंटेनिंग कर रहे होंगे कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म के अंदर, ठीक है। बोला इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर। जो हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हम हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली आप हाइब्रिडेशन कौन कौन से डिस्कस करते हो, जैसे मैंने कोवलेंट के अंदर बात की थी, जो हमने जो डिस्कस किया था कोवलेंट के अंदर, कोवलेंट के अंदर आपने कौन सी की थी? एसएस, फिर आपने कौन सी की? एसपी, फिर आपने कौन सी की? पीपी। मतलब इन ऑर्बिटल्स को आपने क्या कराया था? ओवरलैप कराया था। ओवरलैप कैसे कर रहे थे? जैसे इसके अंदर आपने जो ओवरलैपिंग कराई थी तो ऐसे ओवरलैपिंग हुई थी। एसपी के अंदर ओवरलैपिंग कराई थी तो आपने क्या, आपकी कैसे हो रही थी? ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा था। पीपी वाले में आप कैसे कर रहे थे? आप ओवरलैपिंग है वो ऐसे ओवरलैपिंग इनके साथ मिलके करा रहे थे। तो जो आप ओवरलैपिंग करा रहे थे तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे आ रही थी? इनकी ओवरलैपिंग जो आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये वाला पार्ट यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो जो ये वाला पार्ट यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इसमें ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग कर रहा है, इसमें ये वाला पार्ट है आपका वो ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को कवर कर रहा है। तो हमें क्या समझना था, हमें इसके अंदर ये डिस्कस करना है भाई ये जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ पार्ट यानी कि जो कुछ पार्ट है वो क्या कर रहा है, हमें ये पता करना है कि जो ओवरलैप करने के बाद जो कुछ थोड़ा सा पार्ट जो मिक्स हुआ है एस का और पी का, और यहां पे दोनों पी वाले और यहां पे दोनों एस वाले, तो वो कितना परसेंट किसका हुआ है जो हमें कौन बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, ठीक है। क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल दिया कि इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जो इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है कि भाई जो आपके अदर दो यानी कि एस और एस दो अलग अलग एटम्स थे और अलग अलग एटम्स के जो ऑर्बिटल थे उन्होंने भाई मिक्स होके एक बना दिया, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, एक कंपाउंड प्रोवाइड कर दिया, तो जो ऑर्बिटल उनके एक दूसरे के साथ मिक्स हुए ना, वो मिक्स का आप लोगों को पता करना है कि कौन कितना हुआ। इंटरमोलिकुलर ऑफ एटम, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स आपके पास है वो सम डिफरेंट एनर्जी एंड द बिलोंग्स टू इन द सेम एटम, जो आपके पास होंगे टाइम उनके बीच में क्या होगी? ऑलरेडी बात है बॉन्डिंग क्रिएट होगी, क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन आएगा जो कि इससे पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो गिव द अनदर सेट, जो आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे शेप और एनर्जी से। ये बात बिल्कुल सही गई कि एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए कि इस बात का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि उन रिएक्टेंट के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की रिएक्टिविटी और सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या ऐसी होनी चाहिए? वो अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। यदि हम किसी कंपाउंड को हम स्टेबल बनाना चाहते हैं, यदि आप स्टेबल नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, जब स्टेबल नहीं बनाओगे तो आप किसी भी डिफरेंट नेचर वाले एलिमेंट को ले सकते हो, जिसकी वजह से जो आपके कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड के अंदर इजीली से स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ना तो आपको कंपाउंड स्टेबल रहेगा, इजीली से वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये आपको इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने की जरूरत है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है
जैसे मेरे पास क्या सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो भी मैंने बनाया NaCl। मेरे पास पोटासियम है, वो किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो क्लोरीन के साथ ही करा देते हैं, तो इसने बनाया KCl। तो अब ये वाले दोनों एटम किसके हैं? S ब्लॉक वाले या S सबसेल वाले बोल सकते हो। एस सबसेल वाले मान लेते हैं कि भाई ये कौन से हैं? एस सबसेल वाले। और ये दोनों कौन से हैं? ये वाले हैं पी सबसेल वाले। तो मैंने देखा भाई मेरा एस ऑर्बिटल और मेरे पास पी ऑर्बिटल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो भाई इनके बीच में क्या हुआ है? जैसे KCl बन गया या NaCl बन गया, तो इनके बीच में हुआ अट्रैक्शन, मतलब एक ऑर्बिटल ने दूसरे ऑर्बिटल को क्या कर लिया? ऐसे करके ओवरलैप कर लिया। और जैसे इन्होंने ओवरलैप किया, ओवरलैप करने से क्या होगा भाई? इन्होंने एक मॉलिक्यूल, एक मेरे पास कंपाउंड यहाँ पे डेवलप हो गया। तो इस कंपाउंड में क्या हो गया? जैसे एक दूसरे के पास आए तो इनके अंदर अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से भी यहाँ पे जान सकते हैं, वंडरल फोर्सेस के नाम से भी जान सकते हैं। जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ, अट्रैक्शन से इनके बीच में एक इन्होंने स्टेट, ये फिजिकल स्टेट को, इसने अट्रैक्शन आते ही इन्होंने एक नए स्टेट्स को बिलोंग करना स्टार्ट किया। हो सकता है यहाँ पे ये गैसीय फॉर्म में था, पर यहाँ पे आके NaCl क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि इनके बीच में डेवलप हुआ, तो उन्होंने क्या किया भाई? देखो दोनों अलग अलग एटम थे, ये सॉलिड स्टेट से बिलोंग कर रहा था और ये गैसीय स्टेट से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को उन्होंने ओवरलैप किया। ओवरलैप करते हमें पता चला कि कितने % ओवरलैप किया। यदि हम ये पता करते हैं तो वो हमारे लिए हाइब्रिडेशन कहलाएगी, एक बात। दूसरी बात, ये अट्रैक्ट करके इन्होंने बना दिया NaCl। तो NaCl के अंदर भाई एक नया कंपाउंड बना। अब उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? वो कंपाउंड हमारे लिए क्या होगा? उसने दे दिया, उसके दोनों के बीच में आ गया, उन्होंने दे दिया हमें एक नया नेचर क्या दिया? सॉलिड है भाई। दूसरा क्रिस्टल फॉर्म में है। तीसरा हाईली स्टेबल है। चौथा प्योर है। ये सारी बातें कब पता चली? जब इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरमिक्सिंग किया तब। और साथ में ही इनके बीच में हुआ एक अट्रैक्शन डेवलप, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और के अट्रैक्शन होता है दो प्रकार का, इंटरमोलिकुलर और वंडरवॉल। इंटर सॉलिड के अंदर ज्यादा पाया जाता है और वंडरवॉल गैसेस के अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक रिकॉल कराना चाह रहा था, वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब मैं हाइब्रेशन को टू द पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। तो भाई एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इंटरमिक्सिंग होता है, जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है। एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जिनका एनर्जी लेवल सेम होगा उन्हीं कंपाउंड को आप दैट विल बी स्टेबल बोल सकते हो, और जिनके अंदर आप ऐसा नहीं होगा, यानी कि जिनके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटीज अलग अलग शो कर रहे होंगे, भाई वो स्टेबल भी नहीं होंगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। और जो स्टेबल्स नहीं होंगे उनके अंदर या तो कोई ऑर्बिटल वहां पे वैकेंट मिलेगा आप लोगों को, या उन दोनों की रिएक्टिविटी हो सकता है मैच नहीं कर रही हो, या उनका एनर्जी लेवल क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो वो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी, इन्होंने ऑलरेडी वो चीजें पहले बता दी हैं कि भाई इक्विवेलेंट शेप होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? एनर्जी लेवल होना चाहिए, ठीक है। और जो अनदर क्या होंगे? जो ऑर्बिटल्स के इनके बीच में होगा। तो इस बात का आप क्या करेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं इसके अंदर कि आपको इसके अंदर मैं आप डिस्कस करूंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन सा ऑर्बिटल क्या करेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। आइए भाई अब कुछ एग्जांपल्स जो हाइब्रिडेशन के बारे में जो हमारे पास थे कि कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद किस तरीके की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया भाई, जैसे 1s यानी कि एक s ऑर्बिटल जब एक p वाले ऑर्बिटल के साथ डिस्कस करेगा, मतलब कि ओवरलैप करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास जो हाइब्रिडेशन आएगी वो कौन सी आएगी? sp आने के बाद हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल कैसा होगा? मतलब कि वो जो शेप लीनियर बनाएगा, जैसे वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ा था ना कि कौन कैसे शेप बनाता, तो आपको याद होगा वेस्पर में हमने डिस्कस किया था लीनियर, ट्रायंगुलर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल, स्क्वायर प्लेनर, ये जितने सारे स्ट्रक्चर्स आप डिस्कस कर रहे हो ये ऑलरेडी हम वेस्पर थ्योरी के अंदर हम डिस्कस इसके बारे में अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके सारे एग्जांपल्स आपके पास है BeF2, BCl2, C2H2 और HgCl2। दूसरा, यदि एक ऑर्बिटल आपके पास किसका होना चाहिए? एस सबसेल वाला या एस ब्लॉक वाला एलिमेंट का। दूसरा किसका होना चाहिए? दो ऑर्बिटल, मतलब ऐसा एलिमेंट आपको यूज करना है जिसमें दो, मतलब जिसके ऑर्बिटल्स आप दो ऑर्बिटल्स यूज कर सको आप, ठीक है। और तो उस समय पे हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp2, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर उसके अंदर क्या होगी? शेप बनेगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक हाइब्रिडेशन में अभी आप लोगों को करके दिखाता हूं कि हाउ टू फील, आप कैसे फील करोगे एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस पे, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर होगी BF3, C2H4 एंड
NO3 और कार्बोनेट जो आयन होंगे आपकी CO3 और 2 नेगेटिव, ठीक है। या फिर आपके पास एक ऑर्बिटल S वाला हो और आपके पास 3 ऑर्बिटल P वाले हो, ठीक है। तो उस केस में आपकी वाइब्रेशन कौन सी होगी, sp3 होगी। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल्स बनेगी। तो CH4 CCl4 ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, सल्फेट आयन वगैरह सारे क्या बनाएंगे, ये आपको बना के देंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वाइब्रेशन कितनी होगी, sp3 होगी, ठीक है। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, देखो 3 p ऑर्बिटल, अब इसके साथ क्या हो गया, एक d ऑर्बिटल और ऐड हो गया। मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि भाई जो ऑर्बिटल जिसके साथ शेयर करेगा, ठीक है, इतना मतलब कंफ्यूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, मैंने आपको भी इजी एक मतलब चार्ट फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए और ये तो आप अपने आप कर लोगे, ये भी अपने आप कर लोगे। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्या कह रहा है आपको। ये देखो, एक s ऑर्बिटल मतलब एक s का एलिमेंट होना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि भाई कौन किसको ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ के रुकता है कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे जब हमारी ऑर्बिट के बारे में, जब एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ये बता जाएगा कि किसके अंदर कितने ऑर्बिट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो यही है, ठीक है। तो s और एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स आप जब यूज करोगे तो वहां पे वाइब्रेशन कितनी होगी आपकी, sp3 होगी। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और अब इसमें एक d वाला और जुड़ गया है, तो मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आपके आने वाले हैं वो 3D फॉर्म में आने वाले हैं, क्योंकि d ऑर्बिटल्स को आप 2D के अंदर नहीं पढ़ सकते, पहली बात ये। और दूसरा इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला केस क्या आता है कि भाई ये वैलेंसी शो नहीं करते। हम डी ब्लॉक एलिमेंट को जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको ओनली बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हमें इनको स्टडी करने के लिए सिर्फ जो हमारे पास एक ऑप्शन, लास्ट जो ऑप्शन बचता है, ठीक है, जिसके बेस पे आप इनके बारे में स्टडी करते हो, तो वो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन में एक मजे की बात है कि ये वो भी फिक्स शो नहीं करते, वो भी क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। p वाले p ऑर्बिटल्स भी क्या करते हैं, जो p सब सेल के एलिमेंट है वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है कि जिनका d ऑर्बिटल वैकेंट होता है और कुछ का नहीं होता, ठीक है। तो उसका उनके अंदर क्या होता है कि उनका जो इनर सेल होती है वो फुल्ली फिल्ड हो जाती है, इनकी जो इनर सेल होती है वो वैकेंट होती है। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि जिसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचने और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की डेफिनेटली जरूरत है। बिल्कुल मैं ना नहीं करूँ कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, 100% जरूरत है प्रैक्टिस करने की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पहले तो ये चेक करना सीखिए कि किस ऑर्बिटल्स का किस ऑर्बिटल के जो इनर सेल है वो फुल्ली फिल्ड है और किसकी जो इनर सेल है वो हाफ फिल्ड है, किसकी इनर सेल ऐसी है जो अनकंप्लीट है और किसकी ऐसी है जो बिल्कुल फुल्ली फिल्ड है, जिसके बारे में आपको मतलब कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो जैसे जैसे आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप उसके बाद उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपके साथ में आपको खुद पता चल जाएगा कि जैसे जैसे, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपने ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ अपने सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ अपने मोनोऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो उनसे आपको ऑलरेडी अच्छे से आप डिस्क्राइब कर पाओगे भाई इनके अंदर में जो डिफरेंस है, क्योंकि जब वो मोनोऑक्साइड बना रहे होंगे तो आप नेचर में देखेंगे कि एसिडिक है, और जब अपने सुपर ऑक्साइड बना रहे होंगे तो कुछ कंडीशन में देखोगे कि वो और भी ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं। कई केसेस में कोई ग्रुप के एलिमेंट ऐसे हैं भाई जो बेसिक होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जैसे जैसे उनका एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि वो मोनोऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उस समय पे वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, वो अपने नेचर को बेसिक बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए भी मैं आप लोगों को फिर वही बात कहूंगा कि भाई प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब जरूरत है, ठीक है। 1% भी प्रैक्टिस करने से पहले सोचे नहीं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली करनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया, जहां से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, तो ये मैंने जब हाइब्रिडेशन डिस्कस किया मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि भाई p को जब हम डिस्कस करते हैं तो अलोंग द एक्सिस, यानी कि px ऑर्बिट बनाते हो ना, px वाला बनाते हो जो ऐसे बनता है, ठीक है। तो उस कंडीशन का मतलब क्या है कि वो 3D को फॉलो कर रहा है, 2D को फॉलो नहीं करता। अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस जो दो ऑर्बिटल आप डिस्कस करेंगे उनको आप 2D के बेस पे कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू z एक्सिस जब आप बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको 3D बनाना पड़ेगा, और इसी वजह से इसके साथ एक और ऐड हो जाता है हमारा D। तो यहाँ पे जो आपकी वाइब्रेशन रहेगी वो sp3d रहेगी, क्योंकि भाई एक ऑर्बिट आपने D वाला भी इसके साथ जोड़ दिया है, जिसमें जब आप एनर्जी लगाओगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट आपको कराना ही पड़ेगा। फिर एक
s ऑर्बिटल चाहिए, 3 p ऑर्बिटल। अब ये तो भर चुके हैं भाई, ठीक है। यहां से चले, एक s था तो हमने एक p वाले में डाला, फिर एक s था फिर दूसरे p वाले में डाला, फिर एक s था फिर तीसरे p वाले में डाला, फिर यहाँ अब s और p तो भर चुके हैं, यहाँ d वाले के पहले मतलब d ऑर्बिटल में हमने डाला, फिर यहाँ पे हमने क्या किया भाई d, या भाई sp तो भर चुकी है, अब दूसरे d वाले में डाला, फिर हमने यहाँ पे क्या भाई तीसरे वाले में डाला, अब यहाँ पे ऑपरेशन हमारी क्या होगी चुकी है, sp3 हो चुकी है। अब क्या किया भाई, एक यदि ऐसा हो कि एक d का खाली है, एक s वाला है, 2 p वाले हैं, तो उस कंडीशन पे हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, dsp2, ठीक है। ये जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बात करेंगे या जब एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि आपकी वाइब्रेशन, यानी कि जहां पे आप देखो, इसको मैं यूज कर सकता था किस तरीके से, इसको मैं यूज कर सकता था, यहाँ पे देखो डी डायग्राम यानी कि डी ऑर्बिटल पहले आया हुआ है और बाकी सब इसमें देखो एस ऑर्बिटल सबसे पहले आया हुआ है। तो ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी आपको यहाँ से ये जरूर पता चल रहा है कि भाई ये ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, या जब आप इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराओगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, उस कंडीशन पे आपके एटम्स ये वाले हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो उनके स्ट्रक्चर्स आप जब पढ़ना चाहोगे तो आपके स्ट्रक्चर्स ये वाले शो करेंगे, लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटा और स्क्वायर प्लेनर, ये उस कंडीशन पे शो कर रहे होंगे और उनके ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सभी बच्चे इन एग्जांपल्स को फॉलो अप करेंगे, इन एग्जांपल्स पे स्ट्रक्चर को बना के देखेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है, कैसे इनके अंदर लोन पेयर्स को यूज किया जाता है, कैसे इनके अंदर अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है, कैसे इनके अंदर बॉन्डेड बनाए जाते हैं। क्योंकि इन्हीं के बेस पे यदि आपको ये पता होगी तो आगे जब चैप्टर आप डिस्कस करोगे तो उसमें सिर्फ ये लिखा मिलेगा आप लोगों को कि पी ब्लॉक एलिमेंट है वो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन अपना है वो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, इनकी हाइब्रिडेशन sp3 है, इनकी हाइब्रिडेशन sp2 है। तो जब किसने बोला कि sp2 है किसी की हाइब्रिडेशन, आपने बोला किसी की हाइब्रिडेशन sp3 है, किसी की बोला sp3d2 है, तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए sp3 बोलने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक SO3p वाले ऑलरेडी उसके अंदर हैं। जब मैंने बोला sp3d2 तो मतलब एक s3p और 2d ऑर्बिटल्स उसके अंदर ऑलरेडी क्या है वहां पे प्रेजेंट हैं। तो अब उस वहां पे आपको ये सारी बातें नहीं बताई जाएंगी, आपको उस मैप पे सारा बताया जाएगा, वो बताया जाएगा कि ये हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इससे उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं और जिसके अंदर ये एक्सेप्शनल केसेस आने वाले हैं। तो इन चीजों का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, तो आपके पास क्या होगा, यदि सिंपल्स मॉलिक्यूल्स के निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला होगा x यानी कि हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 1/2 v प्लस g, ठीक है, v प्लस g, ठीक है। पोलो एटॉमिक एनायन की निकालोगे तो 1/2 v प्लस g प्लस a, ठीक है। पोलो एटॉमिक कैटायन की कैसे निकालोगे, 1/2 v प्लस g माइनस c। आप देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप एनायंस की बात करते हो, एनायंस मतलब आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब आपने एनायन को भाई गेन किया है और जैसे आप गेन करोगे तो आपके ऑर्बिटल में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को प्लस यानी कि जोड़ देंगे। और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होंगे भाई आउटर मोस्ट सेल में, उस तभी तो वाइब्रेशन निकलेगी। क्योंकि जब आपने लास्ट ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया, दोनों को शेयर कराया, शेयर करने, अब शेयर कब हुए, शेयर तभी तो हुए होंगे जब आपने बॉन्डिंग बनाई होगी, और बॉन्डिंग बनाई होगी तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में उसके पास जो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए होंगे वो उसी के बेस पे यहाँ पे क्या करेगा, वो अपने नेचर को शो करेगा, ठीक है। अब मैंने बात की पोलो एटॉमिक कैटायंस की। अब पोलो एटॉमिक कैटायन का मतलब क्या है कि भाई अब 1/2 v प्लस g माइनस c, मतलब माइनस कैटायन, कैटायन का मतलब वो घट चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर लेता हूं भाई, मेरे पास है एक एटम सोडियम, दूसरा मेरे पास एक एटम है पोटासियम, तीसरा एक एटम और ले लेता हूं मैं लिथियम, ठीक है। मैं तीनों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा और एक एलिमेंट मैंने लिया है यहाँ पे फ्लोरीन, दूसरा एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया क्लोरीन, ठीक है, और एक एलिमेंट मैं और ले लेता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एलिमेंट्स मैं ले रहा हूं और तो ये सभी की सभी मेरे पास जो आ रही है वो आ रही कैटायन,
ये मेरे पास जितनी आ रही है वो आ रही है एनायन। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है भाई, इस फ्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 10। अब जैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका बिहेव अपने आप में क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये फ्लोरीन जैसा तो रहा नहीं, क्योंकि अब इसको आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि इस फ्लोरीन, अब ये फ्लोरीन बन चुका है F नेगेटिव। ठीक है, अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन बन चुकी है। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो अलग निकलेगी, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो क्या होगा, अलग से निकलेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन तो इसकी हाइब्रिडेशन 9 के अकॉर्डिंग निकलेगी, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन तो इसकी हाइब्रिडेशन 10 के अकॉर्डिंग निकलेगी। दूसरी बात, ये मेरे पास सोडियम है, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो गया Na पॉजिटिव। भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे थे कितने, 11, यहाँ पे ये एक एटम था। ठीक है, और यहाँ इसके पास कितने हो गए, 10। अब ये आयन बन चुका है, कौन सी, कैटायन। अब इसके वाइब्रेशन यहाँ निकल रही थी 11 के हिसाब से, और यहाँ निकलेगी 10 के हिसाब से, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो आप हाइब्रेशन निकालोगे, कितने पेयर कितने अनपेयर, तभी तो पता चलेंगे जब आउटर मोस्ट शेल को आप जज करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 1, कॉन्फ़िगरेशन 281 थी। यहाँ पे इसके पास कितने आ रहे, 2 and 8। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कितने, 1, 3 सेल थे। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 8, 2 सेल हैं, तो नेचर चेंज हो गया। अब नेचर चेंज होने से डेफिनेटली हाइब्रिडेशन के पे भी इफेक्ट आएगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, फॉर्मूला में कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ एक है, 1/2 V + G। V + G क्या होता है, V क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप में जो अटैच होते हैं फॉर द सेंट्रल एटम, मतलब एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो वो मोनोवेलेंट कहलाएंगे। दूसरा जी क्या होता है, जी बोलता है कि नंबर ऑफ आउटर सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट फॉर द सेंट्रल एटम। भाई सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, जिसमें अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो स्प्लिट होने के बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जब ओवरलैपिंग करते हो, हाइब्रिडेशन शो करते हो, उसके बाद एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। जब आप एनर्जी लगाते हो, डेल्टा एनर्जी लेवल डायग्राम आप जब डिस्कस करते हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटिंग स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करेगा तो जो ग्राउंड स्टेट को छोड़ देगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में वो पहले था। अब आप उसको कहां भेज रहे हो, उसको उससे ऊपर वाली में भेज रहे हो, उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ती है, डेल्टा H एनर्जी लगानी पड़ती है, और जिससे वो क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका। ठीक है, जब एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे, अभी किया नहीं है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि भाई ये ग्राउंड स्टेट होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है और ऐसे आपके अपर सेल में जाता है, और इसके हिसाब से आपके वाइब्रेशन शो करता है वो। ठीक है, ए जो आपके पास चार्ज ऑफ एनायन था, और सी का मतलब था कैटायन। तो जो कैटायन पोलो एटॉमिक होंगे, कैटायन का मतलब है वो सेंट्रल एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन को भाई लूज कर चुका होगा, तो उसका नेचर उस समय पे चेंज हो चुका होगा। ठीक है, एक एग्जांपल्स, अच्छा मैंने ये यहाँ पे कुछ लिखे हैं भाई। ठीक है, जब आपके हाइब्रिडेशन ऑलरेडी 2 एटम्स, तो भाई अकेला एटम्स कोई भी हाइब्रिडेशन शो नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। क्योंकि मान लो एक s ऑर्बिटल, कोई एक 118 एलिमेंट में से मैंने कोई एक एटम उठाया। ठीक है, एक एटम डेफिनेटली किसी s ब्लॉक को, p ब्लॉक को, d ब्लॉक को, f ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मैं भाई उस सब सेल का या उस ग्रुप का एलिमेंट हूं। पर मैं उससे पूछूं भाई तेरी हाइब्रिडेशन कितनी है, तो एक सिंगल एटम अपने हाइब्रिडेशन नहीं बता सकता, क्योंकि हाइब्रिडेशन शो करने के लिए उसको किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और जैसे ही वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली उसको अपना ऑर्बिट किसी दूसरे एटम के ऑर्बिट के साथ शेयर करना पड़ेगा, और जैसे अपने ऑर्बिट को वो शेयर करेगा, और जैसे वो शेयर करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस शेयर किए हुए को शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मैंने s ऑर्बिटल वाले के साथ शेयरिंग की है, मैंने p ऑर्बिटल वाले के साथ शेयरिंग की है, या मैंने d वाले के साथ शेयरिंग की है। तो वो शेयरिंग हमें शेयर करनी पड़ेगी, हमसे बतानी पड़ेगी। जब ऐसे हमें बताएगा तो हम उसका नेचर डिफाइन कर देंगे कि एक्चुअल में इसका जो नेचर है वो ये है।
ठीक है, तो हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो हमारे पास सही आ रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ CH4 मीथेन की। ठीक है, अब मीथेन में क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास कितने बॉन्ड होंगे, 4। ठीक है, क्यों कार्बन के पास 4 हैं और 4 इसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1/2 इंटू में 8 करूंगा, मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया 4। तो मैं अब चलता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 पे आ गया, तो 4 यानी कि जिस पे 4 आएंगे यानी कि उसकी एब्रेशन क्या होगी, sp3। क्या होगी, sp3। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल गया कि भाई CH4 जो मीथेन है वो अपनी एब्रेशन शो करता है sp3। देखो कार्बन के पास अनपेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4। सेंट्रल एटम कौन होता है, जिसके पास वैलेंसी यानी कि जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है। देखो सेंट्रल एटम होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है। सेंट्रल एटम वैलेंसी विल बी मैक्सिमम कंपेयर टू बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड यानी कि जो साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 2 एटम्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, कार्बन एंड हाइड्रोजन। 2 एटम्स यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑलरेडी आपके पास गिवन है। एंड वैलेंसी, कार्बन वैलेंसी दैट शो इज द 4 एंड हाइड्रोजन शो दैट इज द 1 एंड वैलेंसी विल बी हाई ऑफ कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। देन सेंट्रल एटम दैट विल बी कार्बन, इसलिए जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन होगा, कार्बन होगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कार्बन unpaired number of electron 4 and hydrogen unpaired number of electron 1 because hydrogen outermost cell have containing and one cell containing only 1 electron। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देन हम क्या करेंगे भाई, कार्बन अपने सराउंडिंग कार्बन क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ओवरलैपिंग द सेंट्रल एटम एज वेल एज द बॉन्डेड एटम। जो सेंट्रल में कार्बन एटम है और उसके साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एंड कार्बन शो दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसके साथ साथ में क्या होगा, करेगा, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या चाहिए, वैलेंस कितने हो गए, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेंट्रल एटम के, 4। एंड जी ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट थे, सेंट्रल एटम के 4। यानी कि अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने प्रेजेंट थे, 4 + 4 8। 1/2 से डिवाइड किया 4 पे आपका कितना शो करेगा, sp3। एंड इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे हाइब्रिडेशन ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल बेस एंड द पोलर एटॉमिक एंड आयन एंड पोलर एटॉमिक कैटायन। That is the most important chapter and most important concept for hybridization. We have discussed already in the hybridization in the all inorganic chemistry, S block element, P block element and D block element as well as F block element. All element are the show the nature of the hybridization. Does not matter any element are the show valency as well as oxidation number. But hybridization that is a major part of in a physical property and as well as the chemical property. And we have the interested the discuss about by the structures. Then we have need to specially for the hybridization and we have to show the chemical property and the behalf of the structures. Then we have used the हाइब्रिडेशन। जब आपको कभी भी जरूरत पड़ती है कि किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज चाहिए कि इसने भी बॉन्डिंग कैसे बनाई है, ये नेचर कैसे शो कर रहा है, सेंटर में ओवरलैपिंग किसने किया है, इसके अंदर बॉन्ड कैसा बना हुआ है, और जो ओवरलैपिंग करने के बाद ये स्टेबल है या ये स्टेबल नहीं है, कौन से बॉन्ड को इजीली से तोड़ सकता है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर ओनली दैट शो द हाइब्रिडाइजेशन आपका शो करेगा हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी लेवल डायग्राम एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में, इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सएप ग्रुप सेक्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। और जैसे जैसे आपसे बोला जाता है कि भाई एग्जांपल्स आप हमें साथ साथ कमेंट फॉर्म में शेयर करें, तो जो एग्जांपल्स आपसे कमेंट में इसलिए पूछे जाते हैं कि हमसे ये पता चल जाता है कि आपने इतना लेक्चर से आप स्टडी किए हो या इतने लेक्चर से आप स्टडी नहीं किए हो। तो स्टडी करना भाई बहुत जरूरी है, भले आप घर पे हो। और जैसे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर भी किसी को डाउट रहते हैं तो उसमें आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर क्लास।